करते हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं डॉक्टर भारत भूषण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने आयुर्वेद एप्लीकेशन पर। आज हमारा आयुर्वेद पे जो फर्स्ट डे है अपने HPPSC जो कोर्स का, तो बिफोर हम किसी एक जो न्यू टॉपिक से अपनी जो जर्नी को शुरू करें, मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया और एक जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो आपको जो देना चाहूँगा अपने एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, जो हमारा एग्ज़ाम हो रहा है ये ऑब्वियसली जो फर्स्ट टाइम हो रहा है तो सभी के लिए एक तरह से इसको जो क्रैक करना एक डिफ़िकल्ट भी है और एक तरह से नई बात भी है ना। तो जो फर्स्ट एग्ज़ाम रहेगा आपका वो आपका रहेगा जीके का, 100 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम रहने वाला है। इसमें जो आपका जो 30 जो मार्क्स रहेंगे वो हिमाचल जीके के हैं आपके, 20 नंबर का इसमें हिंदी रहेगा और 20 नंबर का इसमें इंग्लिश रहेगा, और जो बाकी आपके जो 30 नंबर बचते हैं उसमें आपका करंट अफेयर्स रहेगा, इंटरनेशनल जीके रहता है और आपका नेशनल जीके रहता है। फर्स्ट पेपर जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका और ये क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। आपको जो 33 जो एक तरह से मार्क्स इसमें स्कोर करके आपको इस एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई करना है। अगर आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है तभी आप जो है वो आपका जो दूसरा एग्ज़ाम है जो हमारा सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है आयुर्वेद वाला, तभी वो एग्ज़ाम आपका जो है एक तरह से चेक होगा। बात करते हैं हम अपने जो दूसरे एग्ज़ाम की। ठीक है, जो हमारा एक तरह से जो सब्जेक्टिव रहने वाला है आयुर्वेद का जो एग्ज़ाम हमारा रहेगा, तो इसकी जो स्ट्रैटेजी है वो आपको जो है वो पीजी की स्ट्रैटेजी से ये जो थोड़ा सा जो डिफरेंट आपको स्ट्रैटेजी एक तरह से लेके चलनी पड़ेगी। इसमें आपका जो एक तरह से जो सब्जेक्टिव आपका एग्ज़ाम रहेगा और जो आपके सब्जेक्टिव में जितने भी आपको सिलेबस एटलीस्ट HPPSC ने अपने सिलेबस में अपने कवर करे हैं, वो उन सभी आपको जो पॉइंट्स का आइडिया होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी एक पॉइंट को वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन जिसमें रहते हैं और इसमें जो आपके 10 नंबर के क्वेश्चन भी रहते हैं, तो किसी भी आपको एक टॉपिक को वो इलेबोरेट करने के लिए आपको वहाँ पे उसमें जो है वो एक तरह से पूछ सकता है। तो हमारे इस जो कोर्स में स्ट्रैटेजी रहेगी कि हम आपको हर चीज़ का एक जो है वो, चाहे आपके आयुर्वेद के कंसेप्ट्स हैं, चाहे वो आपके मॉडर्न के टॉपिक्स हैं, हर एक चीज़ को हम अपने जो लेक्चर में डिस्कस करें कि सो दैट आपको एक जो ब्रीफ आइडिया या एक जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन उस जो है वो टॉपिक के बारे में आपको हो। और जो भी आपको स्टडी मटेरियल हम यहाँ पर आपको PDF में दिख रहा है, यही स्टडी मटेरियल आपको बुक की फॉर्म में आपके जो है वो एड्रेस पे जो डिलीवर कर दिया जाएगा। ब्लैक एंड वाइट इसकी कॉपी रहेगी और इसी में हमारा हर एक पॉइंट जो है वो अच्छे से हमने कवर करा है एज़ पर बेस्ट ऑफ अवर रिसर्च। फिर भी आपको लगता है कि मान लीजिए किसी टॉपिक को और ज़्यादा आपको इलेबोरेट करके पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो आप इजीली अपनी जो आपकी जो बेसिक टेक्स्ट बुक्स हैं उसको आप उसको जो है वो एक तरह से रेफ़र कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम में हमारे लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी वे ऑफ प्रेजेंटेशन, कि आप एक टॉपिक को किस तरह से जो प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। फ्लो चार्ट्स में आप उसको प्रेजेंट करते हैं, अगर आपकी अच्छी कमांड है तो आप उसको जो है एक तरह से आप उसमें श्लोक्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो इस जो स्टडी मटेरियल में हमने एक चीज़ आपके लिए और करी है कि भाई हमने जो भी एक जो बेसिक श्लोक रहते हैं हर टॉपिक के, जो एटलीस्ट हम लोगों ने BMS के लेवल पे याद किए रहते हैं, वो भी हमने इसमें इंक्लूड करे हैं कि सो दैट एटलीस्ट अगर हमें कोई 50 या जो 60 कर श्लोक हम लोग एंड तक याद कर लें हर एक सब्जेक्ट के, तो उसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो आपके जो रिटर्न के एग्जामिनेशन में पड़ता है। आपको जो लिखने की इसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक टॉपिक के बारे में आप जो है वो अगर 4 नंबर का है तो लगभग आपको जो है वो 2 पेज लिखने की प्रैक्टिस करनी है और आपको हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके एक तरह से जो सब्जेक्टिव जो पेपर के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पेपर को करना एक तरह से डिफरेंट है, और इसमें आपको हर एक जो है वो एटलीस्ट हर एक टॉपिक आपने जो है वो कवर किया होना चाहिए, तभी आप उसके बारे में जो है वो कुछ लिख पाएंगे। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, अभी हम लोग जो है हमारी जो बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं कुछ उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगध और इसमें जो व्यवहार आयुर्वेद या विधि वैद्य का जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा इन्होंने दिया है। ऑलमोस्ट इन्होंने जो पूरा ही फोरेंसिक मेडिसिन के आपके जो वो टॉपिक्स दिए हैं, और अगध में इन्होंने जो है वो बेसिक आपकी जो विष, उपविष, एनिमल पॉइजन और मिनरल पॉइजन के बारे में इन्होंने आपको जो आइडेंटिफिकेशन एंड द ट्रीटमेंट इन्होंने यहाँ पर पूछा है। लेकिन अगेन फिर अगर मान लीजिए आपको कोई भी इन्होंने जो टॉपिक यहाँ पे अभी जो स्पेसिफाई करा है वो उन्होंने बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा वेग एक तरह से इन्होंने एक ही वर्ड में जो है वो पूरी जो किताबें उन्होंने उसमें उसको मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो एटलीस्ट हर एक जो है वो टॉपिक के बारे में आपको
उसका जो ब्रीफ आइडिया है, उससे जो रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे आज। फर्स्ट टॉपिक है आपका आइडेंटिफिकेशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द साइन एंड सिम्टम ड्यू टू द विष, उपविष, एनिमल पॉइजनिंग एंड मिनरल पॉइजनिंग। तो हम लोग बहुत ज़्यादा जो बेसिक से हम लोग शुरू करने वाले हैं, है ना, कि भाई कुछ बेसिक ऐसे श्लोक्स कि अगर मान लीजिए आपको स्थावर विष पेपर में लिखने के लिए आ जाता है ना, आपसे वो कोई मान लो स्थावर विष के आपसे जो लक्षण या आपकी जो चिकित्सा वो आपसे जो पूछ लेता है ना, तो उसमें जो है वो क्या रहने वाला है, उसमें एटलीस्ट कुछ हमारे पास लिखने के लिए एडिशनल मैटर होना चाहिए, है ना। वो डिपेंड करता है वो कितने नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है। तो हर एक जो है वो टॉपिक को सिर्फ आपने ऐसा नहीं पढ़ना है कि भाई मेरे को अगर विष पूछा है तो मैं विष ही लिखूंगा। उससे रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो एक तरह से अंडरस्टूड होती हैं, वो भी हमें जो है इस कोर्स में जो है वो उसको भी हमने इस कोर्स में इंक्लूड करा है। और इसके अलावा भी कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स है कि जो हमें लग रहा है कि शायद इन्होंने नहीं लिखे या उसका अंतर्वेश किसी और जो है वो टॉपिक के अंदर कर दिया है, उसकी भी हम एडिशनल से जो पीपीटी की फॉर्म में आपको पढ़ाएंगे और जो है वो नोट्स की फॉर्म में हम उसको एडिशनली आपको एक तरह से एप्लीकेशन पे अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं, जो है आपका विष की परिभाषा, है ना जी। क्योंकि हम लोग अब क्या करेंगे, स्थावर विष हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम जांगम विष पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जो है एक तरह से मिनरल जो है वो पॉइजनिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्थावर विष को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, विष के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज तक बने हैं उसको भी हमने जो है वो एक तरह से डिस्कस करना है, कि ताकि इनकेस अगर यहाँ से भी आपको पूछा जाए तो एटलीस्ट आप उसमें जो है कुछ ना कुछ आप उसमें जो लिख पाओ। तो विष से हम शुरू करते हैं। ठीक है जी, विष की परिभाषा से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो देहम प्रविश्य आगे, यद द्रव्यम दूषित रसादिकान स्वास्थ्य प्राण हरम च स्यात् तद द्रव्यम विषम उच्यते। यानी कि देह में प्रवेश करके जो हमारी रस, रक्त इत्यादि जो धातुओं को दूषित करने का काम करता है और प्राणों को हरण करने का काम करता है, उससे क्या कहा गया है, उससे जो है वो विष की संज्ञा दी गई है आचार्यों द्वारा। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, विष का वर्गीकरण। तो विष का वर्गीकरण आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने 2 प्रकार के विष की क्लासिफिकेशन में इसको जो है वो डिवाइड किया है, कि भाई जो विष होते हैं वो कितने तरह के आपके, जो 2 प्रकार के आपके विष इसमें जो बताए गए हैं। पहला आता है आपका स्थावर विष और दूसरा आता है आपका जांगम विष। ठीक है, ये सारे जितने भी टॉपिक्स है ये सारे आपके बीएमएस में आप लोगों ने ऑलरेडी जो है इन चीज़ों को पढ़ा है, लेकिन आपको एक तरह से रिवाइज आपको करवाने के लिए और वो सारी चीज़ों को एक बार से फिर से रिव्यू करने के लिए हमारी ये जो क्लासेस एक तरह से चल रही हैं। ठीक है, तो स्थावर और अगर हम जांगम विष की बात करें तो स्थावर होता है जो स्थावर योनियों में पाया जाता है, यानी कि जो नॉन मोबाइल एक तरह से जो पॉइजन होते हैं उसको हम स्थावर विष की श्रेणी में लेते हैं। अब नॉन मोबाइल पॉइजन में क्या क्या आएगा आपके पास। ठीक है जी, नॉन मोबाइल पॉइजन में हमारे पास जितने भी हमारे जो प्लांट बेस्ड जो हमारे पॉइजन होते हैं, जितने भी हमारे पॉइजनस जो प्लांट्स हैं, या फिर जितने भी हमारे जो मिनरल बेस्ड पॉइजन्स हैं, ठीक है, वो सारे आपके किस में आते हैं, वो सारे हमारे जो है वो स्थावर विषयों में उनकी जो है वो गणना की गई है। दूसरा आता है हमारे पास जांगम विष। ठीक है जी, जांगम विष का मतलब है जो एनिमल बेस्ड पॉइजनिंग है। ठीक है, कि सर्प, कीट, उंदर, लूता, वृश्चिक, ग्रीगोदिका, ये जितने भी आपके एक तरह से जो मोबाइल क्रिएचर्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके एनिमल ओरिजिन हैं, वो सारे आपके किस में आएंगे, जांगम विषयों में उसकी जो है वो गणना की जाती है। तो चरक और सुश्रुत ने तो सिंपल इसको रखा था कि जस्ट उन्होंने स्थावर और जांगम विषयों में ही इसकी एक तरीके से इसका वर्गीकरण किया। लेकिन अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आचार्य जो वाग्भट ने जो इसका डिस्क्रिप्शन दिया है वो बहुत ज़्यादा जो रेलेवेंट हमें आज की डेट में प्रतीत होता है। ठीक है, आचार्य वाग्भट ने क्या करा, आचार्य वाग्भट ने इसको 2 कैटेगरीज में एक तरह से डिवाइड करा। इन्होंने बोला कि पहले जो विष है वो अकृत्रिम विष है और दूसरे विष है जो कृत्रिम विष है। अकृत्रिम विष का मतलब क्या है, अकृत्रिम जो विष का मतलब होता है जो आपके नेचुरली पाए जाते हैं, है ना, जो कि नेचर में आपके जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, है ना, जैसे कि सांप है आपका, मान लीजिए स्कॉर्पियन है ना, कोई आपकी लिजर्ड है, ये सारे जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में, है ना, तो ये अकृत्रिम विष की श्रेणी में आती है। ठीक है, तो इसमें आपका स्थावर और जांगम, इन्होंने ये जो 2 अकृत्रिम जो विष बताए।
दूसरी एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन इन्होंने बताई कि जो कुछ विष होते हैं जो कृत्रिम विष हैं, है ना, यानी कि मैन मेड विष हैं, जिनको जो है एक तरह से बनाया जाता है किसी उद्देश्य के लिए, जिनको जो एक तरह से तैयार किया जाता है। ऐसे वो विष नहीं है, लेकिन अलग अलग जो कॉम्बिनेशन से, अलग अलग फॉर्मुलेशन से उनको तैयार करके इस तरह के जो विष को एक तरह से जो है वो तैयार किया जाता है, उसको बोला जाता है आपका कृत्रिम विष। ठीक है, अब देखिए क्या है पुराने, जो इसका थोड़ा सा जो पृष्ठभूमि समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो कृत्रिम विष है, पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा ये जो हमारे जो राजा वगैरह थे, उनमें जो बहुत ज़्यादा आपस में एक तरह से जो युद्ध जो है वो काफ़ी टाइम तक जो है चला रहता था। तो इसमें क्या रहता था कि भाई एक दूसरे को इनडायरेक्टली हार्म पहुंचाने के लिए उस ज़माने में जो विष का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। यही एक कारण था कि राजा की रसोई में एक जो विष वैद्य की भी जो एक तरह से नियुक्ति की जाती थी, जो कि आपने हमारे कल्पस्थान में इसमें जो है वो एक तरह से पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसी उद्देश्य से, या तो अपने जो शत्रु को हानि एक तरह से पहुंचाने के उद्देश्य से इन तरह की जो फॉर्मुलेशंस को जो है वो तैयार किया जाता था। अब इसमें जो कृत्रिम अगर विष की हम लोग बात करें, तो कृत्रिम जो विष में आपके गर विष और दूषी विष, ये दो इन्होंने कैटेगरीज को एक तरह से डिवाइड करा है। अब गर विष क्या होता है, इसके बारे में हम जो है वो गर विष और दूषी विष, ये आपकी एक तरह से मिसलेनियस टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे कहीं इसका वर्णन नहीं था, इसलिए हमने इसको जो ये जो बुक के बीच में हमने इसको इंक्लूड नहीं किया, लेकिन हम इसको ई नोट्स में आपको जो है एप्लीकेशन पे इसको अपलोड कर देंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक तरह से टॉपिक है। ठीक है, तो गर विष को समझते हैं। गर विष की अगर हम बात करें तो इसके जो है वो संदर्भ में एक तरह से कोट आती है कि गर संयोगजम च अन्यद गद प्रदम कालांतर विपाकित्वान तद आशु हरत्य सून, यानी कि गर संयोगजम च अन्यद, ठीक है, स्थावर और जांगम विष के अतिरिक्त भी एक संयोगज विष होता है जिसको गर विष बोला जाता है। अब ये गर विष कैसा होता है, ये कालांतर विपाकित्वान तद आशु हरत्य सून, यानी कि इसका जो विपाक है वो बहुत लंबे समय के बाद होता है, इसलिए इमीडिएटली ये जो एक तरह से जो डेथ कॉज करने वाला नहीं है, कालांतर में ये जो है उस व्यक्ति की जो मृत्यु का जो है कारक बनता है। अभी कल हम जब इसको पढ़ेंगे तो आप इसमें जब भी लक्षण आप देखोगे, जो गर विष के जो भी लक्षण आचार्यों ने बताए, उनमें उन्होंने क्या करा कि गर विष के जब आप लक्षण पढ़ोगे तो आप देखोगे कि धीरे 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 जो है वो पेशेंट की जो एक तरह से कंडीशन है वो धीरे धीरे करके जो है वो डिटोरेट होती रहती है ना। उसमें उन्होंने कहा कि जो कृष्य, पांडु, अल्पग्नेर, है ना, कि धीरे 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 पेशेंट जो है वो डिटोरेट करके जो है वो अल्टीमेटली एक तरह से जो डेथ को जो है वो प्राप्त हो जाता था। अब गर विष के संदर्भ में एक और भी एक जो है वो कोट आता था कि इसका प्रयोजन क्या था, इसको क्यों दिया जाता था, है ना। तो आचार्यों ने बताया कि सौभाग्यार्थम स्त्री स्वेद रजोनान अंगजान मलान शत्रु प्रयुक्तांश्य गरान प्रयश्चंत है अन्न मिश्रितान, है ना, कि स्त्रियां मोस्टली क्या करती थी, जो सौभाग्य की जो है वो प्राप्ति के लिए, अपने जो पति को वश में करने के लिए, या फिर जो शत्रुओं से प्रेरित होकर इस तरह के जो गर विष को अपने जो स्वेद, आर्तव और शरीर के जो हमारे विभिन्न मलों में जो है वो मिलाकर जो उस व्यक्ति को भोजन कराती थी। ठीक है, तो उस ज़माने के हिसाब से ये जो कंसेप्ट था ये बहुत ज़्यादा जो प्रेवलेंट था। आपने विष कन्या का जो कंसेप्ट भी हम लोगों ने अष्टांग हृदय में पढ़ा। ठीक है, तो अल्टीमेट एम यही था कि शत्रु के इनडायरेक्टली आपने जो शत्रु को हार्म पहुंचाना है, उस हिसाब से जो गर विष की जो है उन्होंने उस टाइम से एक तरह की जो परिकल्पना उन्होंने करी। दूसरा विष आता है जिसको हम जो दूषी विष बोलते हैं। दूषी विष की अगर हम आज लोग बात करें तो जो क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी है दैट इज दूषी विष, है ना। अगर तंत्र को रिसेंटली अभी इन्होंने जो है 1-2 सालों जो पहले इन्होंने एक तरह से क्लिनिकल डिपार्टमेंट करा, ऑल ड्यू टू द ये जो दूषी विष है। आपके जितनी भी टाइप की जो क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी आती है हमारे पास, चाहे वो इन्वायरमेंटल टॉक्सिसिटी की बात करें, हम किसी भी जीनोबायोटिक्स के जो है वो कॉन्टिन्यूस यूज से, है ना, कोई आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो रहे हैं, या मान लीजिए किसी एक जो पर्टिकुलर किसी भी एक आहार विहार की वजह से जो भी आपको फ्यूचर में जो आपको एक तरह से डिजीज़ हो रही हैं, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी डिजीज़ है, वो सारा आपका जो है वो दूषी विष के पर्सपेक्टिव में आता है। तो दूषी विष इज़ ऑल अबाउट द क्यूमुलेटिव जो है वो टॉक्सिसिटी, है ना। तो दूषी विष में हमारे पास जो संदर्भ आता है वो है कि दूषितम देश काल अन्न दिवस स्वप्ने रवीक्षणश्चः यस्माद् दुष्यते धातून तस्माद् दूषी विष मुपैते, यानी कि देश काल अन्न और
जो है आपका दिन में सोने से जो धातुओं को प्रकूपित करने के कारण इसका नाम जो है वो दूषी विष पड़ा। अब दूषी विष को अगर हम आयुर्वेद की जो टर्मिनोलॉजी से समझें तो आयुर्वेद के टर्मिनोलॉजी के हिसाब से जो दूषी विष इन्होंने क्या कहा कि ये बोल रहे कि अपना जो यत स्थावरम जांगमम कृत्रिम व देहाद शेषम यद निर्गतम ततः जीर्णम विषगन औषधि अभिहतम दाव अग्निवात आतप उपशोषितम व स्वभाव तो व गुण विप्रहीनम विषम ही दूषी विषम उपैत। यानी कि स्थावर जांगम इत्यादि जो है विषों का जब इंसान सेवन करता है तो क्या करता है, औषधि लेगा, औषधि के बाद क्या करेगा, स्थावर विष भी शरीर से निकल जाएगा, जो आपका जो जांगम विष भी एक तरह से शरीर से जो है वो निकल जाएगा, लेकिन उसके जो कुछ जो कॉन्स्टिट्यूएंट है या जो कुछ कंपोनेंट है उसका वो शरीर में ही जो है वो पड़ा रहता है। और क्या है, जो आप औषधि ले रहे हैं उसके जो प्रभाव से वो एक तरह से इनएक्टिव स्टेट में आपके शरीर में रहता है। लेटर ऑन जब आप उसके अनुरूप आहार विहार का सेवन करोगे तब वो चीज़ जो है वो आपको जो फ्यूचर में, ठीक है, कफ से आवृत होने के कारण ये जो वर्षों तक जो है वो शरीर में पड़ा रहता है कि जब तक उसको वो जो फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी तब तक वो शरीर में उपद्रवों को एक तरह से उत्पन्न नहीं करेगा। लेकिन लेटर ऑन लॉन्ग टर्म में वो जो एक्यूमुलेशन आपके शरीर में होती रहेगी और अल्टीमेटली जाके वो एक जो बड़ी डिजीज़ निकल के आपके जो है वो सामने आती है। जितनी भी टाइप की हम जो ड्रग्स का आजकल हम एक तरह से साइड इफेक्ट बढ़ रहे हैं कि भाई कि अगर जो नशेड ग्रुप में मान लीजिए पैरासीटामोल का आप बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं या ओवरडोज में आप उसको यूज़ करते हैं तो हिपैटिक जो है वो टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दूषी विष, है ना। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड जितने भी टाइप के, कि मान लो कोई किसी सिलिका की फैक्ट्री में है ना, कॉन्टीन्यूसली वहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको जो है वो लंग डिजीजेस होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। जितने भी हम आज की डेट में आर्टिफिशियल जो है वो एक तरह से फूड, जो पैक्ड फूड हम लोग ले रहे हैं, है ना, जो हम जो पैक्ड मिल्क ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह के पैक्ड फूड ले रहे हैं, वो लेटर ऑन चल के जो आपका जो कैंसर कॉजिंग बन रहा है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द दूषी विष। तो दूषी विष का जो पर्सपेक्टिव है वो आपका जो है कैसा है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड पर्सपेक्टिव है हमारे पास जो दूषी विष है। इसको हम जो डिटेल में एक जो है वो पीपीटी के माध्यम से, ये वाला जो आपका अगत तंत्र का टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास इसकी जो बेसिक जो क्लासिफिकेशन थी उसके ऊपर हम लोगों ने आज इस तरीके से अभी जो है इसमें बात करी। अब हम इसकी बात करेंगे मॉडर्न की जो है क्लासिफिकेशन की, भाई कि आपका जो मॉडर्न है वो जो है एक तरह से पॉइजन को किस तरह से डिवाइड करता है। तो मॉडर्न की अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉइजन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो निकल के आती है वो है आपकी मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन। अब देखो जितने भी आजकल जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, अभी आपने ये जो नेक्स्ट का भी जो अभी जो बीएमएस के लिए एग्ज़ाम एक अनाउंस हुआ है उसका भी अगर आप सिलेबस देखोगे तो उसमें हर चीज़ वो लिख रहा है कि मेडिको लीगल एस्पेक्ट, है ना। अगर किसी आप स्टेट पीएससी की बात करें तो वहाँ पर भी आपको जो मेडिको लीगल एस्पेक्ट के बारे में आपको जो है वो ज़्यादा पूछ रहा है, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपकी जो मेडिको लीगल एक जो नॉलेज है उसको जो है वो चेक करने की वो कोशिश कर रहे हैं कि आप कितना अवेयर हैं अपनी जो है वो पैथी के बारे में, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, लीगली क्या सही है लीगली क्या सही नहीं है, वो सारा एस्पेक्ट आपका जो है वो एक तरह से मेडिको लीगल एस्पेक्ट में इसका आता है। तो मेडिको लीगल एस्पेक्ट की या मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो हम इंटेंट की बात करते हैं और किस जो है सर्कमस्टेंस में उस पॉइजन को यूज़ किया जा रहा है उसकी बात करते हैं। इंटेंट होता है कि भाई उद्देश्य क्या रहा, उस पॉइजन का उद्देश्य क्या है, अपने खाने के लिए यूज़ किया जा रहा है, दूसरों को मारने के लिए यूज़ किया जा रहा है, मान लो किसी कैटल को मारने के लिए यूज़ किया जा रहा है, या फिर आपका ड्रग एब्यूज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। वो जो सारे आपके पॉइंट्स हैं वो सारे किस में आते हैं आपके, वो आपका मेडिको लीगल एस्पेक्ट में आता है। तो मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो पहला आता है आपका जो सुसाइडल, ठीक है, जो सुसाइड के लिए यूज़ किया जाता है पॉइजन, है ना, यूज टू सेल्फ हार्म। इसके लिए जो आइडल होता है वो एकोनाइट है आपका वत्सनाभ, इसको मीठा विष कहा जाता है क्योंकि टेस्ट में ये मीठा होता है, इसलिए जो है एकदम से आइडेंटिफाई जो है वो नहीं होता। तो आइडल जो पॉइजन आपको सुसाइड के लिए वो एकोनाइट है, ठीक है। दूसरा आता है होमिसाइडल, होमिसाइड होता है यूज टू हार्म अदर। तीसरा आता है आपका एक्सीडेंटल पॉइजन, एक्सीडेंटल पॉइजनल में आता है आपका अनइंटेंडेड एक्सपोजर, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे मान लीजिए कोई आपको जूस समझ के कोई उन्होंने बोतल पी ली, है ना, कोई फिनाइल रखी थी वो पी ली, या कोई आपने मान लो कोई आपने जैसे पेस्टिसाइड रखा था, कोई आपने दवाई रखी थी उसका जो कंजप्शन कर दिया, तो वो जो आपकी जो टाइप की जो पॉइजनिंग आती है दैट इज एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। अगला जो आपका मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन आता है वो है हमारा कैटल पॉइजनिंग, ठीक है। जो कैटल्स को
जो है गांव वगैरह में जो है आपने देखा होगा कि भाई आपस में लोगों की लड़ाई वड़ाई होती है तो एक दूसरे के जो है कैटल्स को जो मार देते हैं, तो उसके लिए जो पॉइजन यूज़ किया जाता है उसमें आपका ये भी मेडिको लीगली एस्पेक्ट में आता है, दैट इज़ कॉल्ड द कैटल पॉइजनिंग। ड्रग डिपेंडेंस के लिए यूज़ किया जा रहा है, वो भी आपका जो मेडिको लीगल पॉइजनिंग में आता है। एबॉर्टिफिशिएंट्स के रूप में भी हमारी बहुत जो सारी ऐसी आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं, है ना, अभी आप आगे पढ़ोगे स्थावर विषयों में बहुत सारे ऐसे स्थावर विषय जो एज एन एबॉर्टिफिशिएंट्स जो है वो लोग जो है गांव में इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, है ना। जैसे कि आपका जो चित्रक मूल है, आपका लांगली है, आपका वत्सनाभ है, इसको जो लोकली एक तरह से अप्लाई करके एज एन एबॉर्टिफिशिएंट्स की तरह जो है वो यूज़ किया जाता है। अगला आपका जो आता है उसको स्टूपिफाइंग एजेंट बोलेंगे हम। स्टूपिफाइंग एजेंट में एग्जांपल हम अगर बात करेंगे तो आपका जो धतूरा है, ठीक है, अगर आप जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाओगे तो बहुत कॉमनली जो है इसका यूज़ किया जाता है दूसरे जो पर्सन को स्टूपिफाई करने के लिए और मोस्टली जो है एक तरह से रॉबरीज वगैरह करने के लिए। और आता है आपका जो फूड पॉइजनिंग एजेंट्स, ठीक है। तो ये सारा हमने जो कैटेगरीज पढ़ी, ये हम लोगों ने कौन सी कैटेगरीज पढ़ी हैं, ये हमने पढ़ी है आपके मेडिको लीगल कैटेगरीज, ठीक है। अब हम इम्पॉर्टेंट कैटेगरी की बात करते हैं जो कि क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए एज ए डॉक्टर, ठीक है, जानना। तो अगर हम इसकी जो मॉडर्न अगर हम जो क्लासिफिकेशन करें इसकी बेस्ड ऑन द मोड ऑफ एक्शन, तो मोड ऑफ एक्शन के जो बेसिस पे जो कौन कौन सी आपकी क्लासिफिकेशंस आती हैं, तो अगर हम इसकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करेंगे दैट इज कॉल्ड द कोरेसिव एजेंट्स, ठीक है। अब ये कोरेसिव एजेंट्स क्या होते हैं? कोरेसिव एजेंट्स होते हैं जो अपने जो केमिकल एक्शन से क्या करते हैं, टिश्यू को जो है वो डैमेज करते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं और आपका बर्न्स एंड अल्सरेशन कॉज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या आएगा भाई? एग्जाम्पल में एक इसका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली, इसके जो दो एसिड हैं आपने सुना होगा, जैसे जो विट्रियोलेज वगैरह भी है ना, जैसे उसके लिए भी किसका इन्हीं का यूज़ किया जाता है, आपका H2SO4 अगर आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, या आपका HCl होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या आपका फिर इसमें जो नाइट्रिक एसिड इसमें एक तरह से आता है। ठीक है। दूसरा अगर हम स्ट्रॉन्ग एल्कली की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एल्कली में जो है वो क्या रहेगा आपका, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक पोटाश, कार्बोनेट्स ऑफ द सोडियम, पोटाशियम एंड अमोनियम। तो ये हमारे क्या है, कोरेसिव्स हैं जो अपने लोकल एक्शन से क्या करता है, अपने जो लोकल एक्शन से एक तरह से जो टिश्यू को डैमेज करता है, वहाँ पे अल्सरेशन करता है और बर्न्स कॉज करता है, इसको हमारा कोरेसिव्स जो है वो बोला जाता है। दूसरा हमारे पास आती है कैटेगरी, उसको हम इरिटेंट्स बोलते हैं, ठीक है जी। इरिटेंट्स क्या होते हैं? इरिटेंट्स होते हैं जो कि इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करते हैं जीआईटी ट्रैक में और इससे रिलेटेड सिम्टम को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग, डायरिया, है ना, पेन इन एब्डोमेन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो कोरोसिव्स हैं वो आपके जो बर्न कॉज कर रहे हैं, अल्सरेशन कॉज कर रहे हैं, लोकली जो टिश्यू का नेक्रोसिस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इरिटेंट्स की बात करें तो इरिटेंट्स क्या कर रहा है? इरिटेंट्स जो है इन्फ्लामेशन कॉज करता है, उस इन्फ्लामेशन की वजह से जो भी जीआईटी से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं वो हमें मोस्टली पेशेंट में देखने को वहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। अब जितने भी आपके अगर हम और उनकी बात करें, जैसे कि कोई मान लो जैसे आपका जमाल घोटा है ना, या आपका मान लीजिए जमाल घोटा का एग्जांपल लेके चलिए, तो ये सारे इरिटेंट्स में आते हैं आपके, जैसे कि जयपाल है, ये इरिटेंट्स में आते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पेन इन एब्डोमेन करता है, ठीक है, वॉमिटिंग हो जाएगी, लूज स्टूल होगा। लेकिन अगर हम कोरेसिव्स की बात करें तो ये जो है वो परमानेंट और इरिवर्सिबल इफेक्ट्स जो है हमारी बॉडी में कॉज करते हैं। ये पूरा का पूरा जो आपका जो जीआईटी जो ट्रैक है उसी में जो नेक्रोसिस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने इसकी जो दो ब्रॉड कैटेगरीज पढ़ी। अब इरिटेंट्स में हम लोग बात करते हैं। इरिटेंट्स में आगे जो फर्दर जो है वो तीन कैटेगरीज में इरिटेंट्स को जो है क्लासीफाई किया है। एक इरिटेंट आता है आपका इनऑर्गेनिक इरिटेंट। इनऑर्गेनिक में मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में क्या क्या आएगा आपका, आर्सेनिक, एंटीमनी, कॉपर, लेड, मर्क्यूरी और जिंक। नॉन मेटल की बात करें तो फॉस्फोरस है आपका, वहाँ पे क्लोरीन है, आयोडीन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ये आपका इसके एग्जाम्पल है। एक एक दो दो एग्जाम्पल और क्लासिफिकेशन आपको बेसिक पता होनी चाहिए कि ये जो है वो किसके अंडर फॉल कर रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक इरिटेंट की बात करें, ऑर्गेनिक इरिटेंट को जो दो इन्होंने आगे जो फर्दर क्लासीफाई करा है, एक एनिमल पॉइजनिंग है और एक आपका जो है आपका प्लांट पॉइजनिंग है। प्लांट पॉइजनिंग में कौन कौन से ऑर्गेनिक इरिटेंट्स आते हैं आपके,
एब्रस, कैस्टर, क्रोटिन और कैलोट्रोपिस, इन सभी को हम आगे स्थावर विषयों में डिटेल में पढ़ेंगे। एनिमल पॉइजन में बात करें तो स्नेक वीनम हो गया आपका, कैंथराइड्स है, स्कॉर्पियन है और स्पाइडर टॉक्सिन है। ये जो है वो सारे जो है क्या है, एक तरह के ऑर्गेनिक इरिटेंट्स में इनको हमने जो है क्लासीफाई करा। मैकेनिकल इरिटेंट्स की बात करेंगे। मैकेनिकल इरिटेंट्स में आपके पास क्या आएगा, पाउडर ग्लास आएगा, डायमंड डस्ट आता है और हेयर्स आते हैं जो एक तरह से मैकेनिकली इरिटेट करते हैं। तो ये हमारा इरिटेंट्स की जो है वो क्लासिफिकेशन हमने इसमें पढ़ी। तीसरी क्लासिफिकेशन आती है, अब कुछ पॉइजन होते हैं जो न्यूरोटिक एक्शन अपना जो है वो दिखाते हैं, है ना। न्यूरोटिक एक्शन का मतलब होता है जो सीएनएस के ऊपर एक तरह से काम करते हैं, जो सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। अब ये भी दो तरीके से काम करता है, या तो सीएनएस को डिप्रेस कर देगा या फिर सीएनएस को स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें न्यूरोटिक्स की, तो न्यूरोटिक्स में जो फर्स्ट इसकी कैटेगरी आती है वो आती है आपके पास सेरिब्रल पॉइजन। अब सेरिब्रल पॉइजन है जो कि सेंट्रल नर्वस जो है सिस्टम के ऊपर अपना काम करता है और इफेक्ट शो करता है। अब कौन कौन से इफेक्ट शो करता है, उसमें इन्होंने आगे फर्दर इसको जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है कि सीएनएस को आपको जो डिप्रेस कर देगा तो वो सिडेटिव है, ठीक है जी। सिडेटिव या सोमनिफर में क्या आता है, जो सीएनएस को डिप्रेस करने का काम करता है। एग्जाम्पल ओपियोइड, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अफीम जिसको बोलते हैं, है ना, ओपियोइड का डेरिवेटिव। या कोई जैसे ट्रेमाडोल है आपका, मान लीजिए, वो भी ओपियोइड का डेरिवेटिव है ना। तो इसको जो बेस्ट एनाल्जेसिक एक तरह का बोला गया है, क्यों, क्योंकि ये सीएनएस को डिप्रेस कर देगा, पेन की सेंसेशन को ही एक तरह से डिप्रेस कर देता है। तो जो हमारे सिडेटिव या सोमनिफर्स हैं, ये क्या है, ये आपके स्लीप इंड्यूसिंग है एक तरह के, ठीक है। सीएनएस को डिप्रेस कर देगा और एक तरह से जो स्लीप इंड्यूसिंग आपका इफेक्ट अपना जो है शो करता है। दूसरा सेरिब्रल की अगर हम बात करें, सेरिब्रल पॉइजन की, तो दूसरा आता है इनटॉक्सिकेंट्स या इनएब्रेंट्स, है ना। इनएब्रेंट्स होते हैं जो इनटॉक्सिकेशन कॉज करते हैं, ठीक है, जो ड्रंकनेस कॉज करता है। इसका एग्जांपल है अल्कोहल। अल्कोहल की अलग अलग स्टेजेस हम आगे आप देखोगे कि पहले स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट आती है, ठीक है, फिर स्टेज ऑफ आपका स्टूपर आता है और अल्टीमेटली स्टेज ऑफ आपका जो है वो कोमा में, इसमें जो है वो पेशेंट लैंड करता है। तो इंटॉक्सिकेशन का या इनएब्रेंट्स का एग्जाम्पल हमारे पास आ गया अल्कोहल। तीसरा टाइप का जो सीएनएस आपका जो है वो सेरिब्रल पॉइजन का एग्जाम्पल है, वो आता है आपका जो डेलीरियंट्स, है ना। जो डेलीरियंट्स क्या होता है, जो कि आपका डेलीरियम को कॉज करता है, जो आपका डेलीरियम को कॉज करता है, कंफ्यूजन कॉज करता है और हेलुसिनेशन कॉज करता है, ठीक है। डेलीरियंट्स का जो आपका पॉइजन की कैटेगरी है, ये डेलीरियम कॉज करता है, कंफ्यूजन और हेलुसिनेशन कॉज करता है। इसके एग्जांपल आप देखोगे, धतूरा है, कैनाबिनस है और आपका कोकीन है। कोकीन में आपने जो भी कोकीन का पेशेंट होता है, उसमें एक बहुत ही जो फेमस हेलुसिनेशन होती है, जिसको जो टेक्टाइल हेलुसिनेशन बोलते हैं, है ना, कि पेशेंट को लगेगा कि उसकी जो है वो शरीर पे जो है वो एक तरह से इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में नहीं है, लेकिन हेलुसिनेशन उसको होती है, ठीक है। तो जो डेलीरेंट्स कैटेगरी के जो आपके पॉइजन आते हैं, जैसे कि धतूरा, कैनाबिस और आपका कोकीन, उसमें आपको इस तरह के जो साइकोसिस के जो है वो आपको सिम्टम जो है पेशेंट में देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इसी में जो हम सेरिब्रल जो पॉइजन को डिस्कस कर रहे हैं, अगली कैटेगरी आती है हमारे पास स्पाइनल पॉइजन्स, ठीक है। स्पाइनल पॉइजन्स क्या है, ये ऐसे पॉइजन है जो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर बेसिकली अपना इफेक्ट शो करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर अपना इफेक्ट शो करेंगे तो वहाँ से ये क्या करेंगे, ठीक है जी, मोटर जो डिस्टर्बेंसेस कॉज करते हैं, मसल की रिजिडिटी, मसल स्पाज्म, ये सारी चीज़ें इसमें जो है आपको स्पाइनल कॉर्ड की जो है वो आपका जो स्पाइनल पॉइजन में आपको देखने को मिलती है। बहुत फेमस एग्जांपल है इसका जो नक्स वोमिका, ठीक है, जिसको हम कुचला बोलते हैं, ठीक है। तो कुचला में आपने देखा होगा कि पेशेंट में जो है ऑफिस्टोटोनस पोजीशन बन जाती है, पूरा उसका जो एक तरह से पेशेंट जो है वो एक तरह से आपका जो बेंडिंग टुवर्ड द बैकवर्ड कर देता है। वो क्यों है, वो मसल की रिजिडिटी या मसल की स्टिफनेस या हाइपर एक्टिविटी ऑफ द मसल्स की वजह से होता है, ठीक है। तो जिसका एग्जांपल आपका स्पाइनल पॉइजन में हमारा जो नक्स वोमिका और आपका जो जेल्सियम, इसके हमारे एग्जांपल में आते हैं। अगली कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं जो पेरिफेरल पॉइजन। जो पेरिफेरल पॉइजन है आपका, ये जो पीएनएस होता है हमारा, जो पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है, उस पर काम करता है। और मोस्टली इसमें जो एग्जांपल आपका जो ये क्यूरेरा और कोनियम है, ये आपका
पैरालिसिस को कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमने देखिए, फर्स्ट हमने क्या करा, हमने एक जो ब्रॉड कैटेगरीज में हमने एग्जाम्पल पढ़े। ठीक है, पहले हमने इसकी मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन पढ़ी कि इंटेंट के आधार पे जो है वो कौन कौन से पॉइजन है आपके। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमने पढ़ी वो हमने पढ़ी इसके मोड ऑफ एक्शन के हिसाब से। उसमें हमने पहले कोरोसिव पढ़ा। ठीक है, जो कोरोसिव में हमने एसिड पढ़े, एल्कली पढ़े। उसके बाद हमने जो है इरिटेंट्स पढ़े। इरिटेंट्स में हमने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और मैकेनिकल पढ़े। उसके बाद हमने जो न्यूरोटिक पॉइजन पढ़ा। फिर न्यूरोटिक पॉइजन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई कि सेरिब्रल कौन से हैं, स्पाइनल कौन से हैं या पेरिफेरल कौन से हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी तक इसकी जो है वो 3 क्लासिफिकेशन अभी तक हम लोगों ने डिस्कस करी। चौथी क्लासिफिकेशन आती है जिसको हम जो कार्डिक पॉइजन जिसको बोला जाता है। ठीक है जी, कार्डिक पॉइजन में क्या रहेगा आपका, कार्डिक पॉइजन होते हैं जो हार्ट के ऊपर बेसिकली काम करते हैं और हार्ट की जो है वो डिस्टर्बेंसेस को कॉज करते हैं, जैसे कि चेस्ट पेन है, आपका एबनॉर्मल हार्ट रिदम है, इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड हार्ट रेट है, आपका ब्रेथलेसनेस है, फटीग है और स्वेलिंग है। इसका जो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत फेमस है, अगेन वत्सना, वेकोनाइट, ओलिएंडर, डिजिटैलिस, ये जो सारे आपके जो है वो इसके एग्जाम्पल आपके हैं। ठीक है, तो आपको बेसिक जो कैटेगरीज में उसके एग्जाम्पल एक एक दो दो जो है वो याद होना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगली कैटेगरी आती है हमारी कि जिसको हम एस्फेक्सिएंट्स बोलते हैं। एस्फेक्सिएंट्स आपको नाम से ही पता लग रहा है कि विच इंटरफेयर विद द ऑक्सीजन सप्लाई के साथ जो इंटरफेयर करता है। ठीक है, और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, उसको हम एस्फेक्सिएंट्स बोलते हैं। तो जितनी भी टाइप की आपकी जो पॉइजनस गैसेस हैं इसमें, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड होगी, ये सारी आपकी एस्फेक्सिएंट्स की कैटेगरी में आती हैं। और सिम्टम की बात करें तो इसमें जो डिजीनेस देखने को मिलता है, आपका ब्रेथलेसनेस है, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, रैपिड पल्स एंड अनकॉन्शियसनेस, ये सारी चीज़ें आपको इसमें जो है वो देखने को मिलती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो कुछ मिसलीनियस पॉइजन्स की। मिसलीनियस पॉइजन्स यानी कि जो और अलग अलग जो है वो फॉर्म्स में, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में जो यूज़ हो रहे हैं पॉइजन, उसको मिसलीनियस पॉइजन बोला जाता है। जैसे कि एग्रोकेमिकल्स की बात करें, है ना, आपने सुना होगा बहुत कॉमन जो है, अगर हम एक तरह से पंजाब और हरियाणा के रीजन की बात करें तो बहुत कॉमन जो वहाँ पे पॉइजनिंग है वो ओपीसी की होती है, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक जो लार्ज स्केल में जो है वो पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो पेस्टिसाइड में ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और ऑर्गेनोक्लोरीन्स हमारे एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, फ्यूमिगेंट्स की बात करें तो एल्यूमिनियम जो फॉस्फाइड और इथाइलिन डाइब्रोमाइड है आपका, जो कि बहुत फेटल एक तरह की जो कैटेगरी है इनकी। ठीक है, जिसमें जो पर्सन के हमारे पेशेंट के बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा रेयर हो जाते हैं। अगर हम जो रोडेंटिसाइड्स की बात करें, जो चूहे मारने के लिए जो एक तरह की दवाइयाँ यूज़ होती हैं, उसमें जो जिंक फॉस्फाइड हो गया आपका, जो थैलियम आपका सल्फेट है, इस तरह की जो है वो पॉइजन पाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेटल होते हैं। ठीक है, हर्बिसाइड की बात करते हैं तो पैराकोट और ब्रोमोजैनिल आपका जो है वो इसमें आपकी मिसलिनियस की कैटेगरीज में आता है। ड्रग ऑफ डिपेंडेंस हमने पहले ही बात कर ली है, ट्रांसक्यूलाइजर्स है, एंटी डिप्रेसेंट है और हेलुसिनोजेंस है। ठीक है, अगर पेट्रोलियम की बात करें तो कैरोसिन, पेट्रोल, ये भी आपका जो एक तरह का पॉइजन में इसको माना जाता है। इसको हाइड्रोकार्बन पॉइजनिंग में इसको हम जो है वो जगह एक तरीके से देते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जो फूड पॉइजनिंग एजेंट्स की, फूड पॉइजनिंग एजेंट में हमारे पास बहुत ज़्यादा फेटल एक फूड पॉइजनिंग का एजेंट होता है जिसको जो बॉटुलिज्म हम बोलते हैं। ठीक है, जो बॉटुलिनियम करके एक बैक्टीरिया है जो कि जो फेटल, ठीक है, जो नियरली फेटल है, ये न्यूरोटॉक्सिक होता है और इमीडिएटली जो है वो पेशेंट की जो डेथ की एक तरह से कॉज कर देता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस करा उसमें हमने विष की परिभाषा डिस्कस करी, आयुर्वेद के हिसाब से हमने विष की क्लासिफिकेशन डिस्कस करी और मॉडर्न के हिसाब से हमने विष की जो है वो क्लासिफिकेशन जो है वो डिस्कस करी। अब हम देख लेते हैं विष की संख्या के बारे में। ठीक है जी, विष और उपविष क्योंकि आपके टॉपिक में दिए हैं तो इसमें हम एक तरह से विष की संख्या देख लेते हैं कि विष की जो संख्या कितनी बताई। ठीक है, तो रस जो तरंगिणी के अनुसार हमारे जो विष की संख्या, कितने विष की संख्या बताई गई है, 9 प्रकार के विष जो यहाँ पर बताए गए हैं। तो कौन कौन से 9 प्रकार के विष है कि हलाहल, कालकूट, श्रृंगी, कश्यप, प्रदीप नहीं, सौराष्ट्रिक, ब्रह्मपुत्रो, हारुद्र, सक्तुगस्तता और वत्सनाव इति गया विषभेदा अभिनव। यानी हलाहल, ठीक है, यानी कि हलाहल है आपका, कालकूट है, श्रृंगिकश्य, प्रदीपन है, सौराष्ट्रिक, ब्रह्मपुत्र, हरिद्रक, सक्तुक और वत्सनाव, ये आपके जो है वो 9 प्रकार के विष बताए, ये जो रस तरंगिणी के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार इन्होंने उपविषों की संख्या का भी वर्णन किया। उपविषों की संख्या इसने मानी है 11, है ना, और यही उपविष है जो आपके एनसीएसएम के हिसाब से जो है वो उन्होंने सिलेबस में डाले हुए हैं।
जो भी आप प्लांट पढ़ते हो वो सारा इन उपविषयों के अंतर्गत जो है वो सारा उसमें समावेश किया गया। हमने जो बेसिक जो एक तरह से जो सिलेबस रखा है वो आपका बीएमएस का एनसीएसएम के हिसाब से रखा है, क्योंकि एएमओ इज़ फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ठीक है, कि उसके हिसाब से जो है आपका जो सारा जो सिलेबस और एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है आपके वहीं से रहेंगे, है ना। तो उपविषयों की संख्या की बात करें तो उपविश्व में हमारा जो विष, तिंदुक, अहिफेन हो गया, आपका रेचक हो गया, जमाल घोटा, ठीक है, दतूरे के बीज हो गए, भांग के बीज हो गए, गुंजा है, बलातक है, अर्क, क्षीर, सुई क्षीर, लांगली और करवीर, ये 11 प्रकार के उपविषयों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये हमने विष और उपविश इनकी जो है वो दोनों की संख्या देख ली, ठीक है। विष संख्या में 9 बता दिए, उपविश संख्या में जो है वो 11 यहाँ पर आपके बताए गए हैं। अब हम बात करेंगे स्थावर विषयों की, ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक है स्थावर जांगम विष, है ना। ये अभी तक जो है वो सारी पृष्ठभूमि थी विषयों की। अब हम जो बेसिक बात करते हैं स्थावर विषयों की, कि स्थावर विष में क्या आता है। सबसे पहले हमने स्थावर विष की जो है हम इसके अधिष्ठानों की बात करते हैं। ये बहुत बार आपने क्वेश्चन देखा पीजी में भी कि स्थावर विष के अधिष्ठान होते हैं 10 और जांगम विष के अधिष्ठान होते हैं हमारे पास 16, है ना। तो अधिष्ठान का मतलब स्थावर विष कहाँ कहाँ पर रहता है, दैट इज अधिष्ठान, ठीक है। तो स्थावर विष के अधिष्ठानों की बात करें तो मूलम, पत्रम, फलम, पुष्पम, त्वक, शीर्षारेव च निर्यासः धातवश्च एव कंदश्च दशम स्मृत, यानी 10 ऐसी जगहें हैं जहां पर ये स्थावर विष विद्यमान रहता है। कहाँ कहाँ पे विद्यमान रह सकता है, ठीक है जी। मूल में रह सकता है एक, ठीक है, किसी भी जो प्लांट के मूल में रह सकता है, पत्र में रहता है, फल में रह सकता है, पुष्प में रह सकता है, त्वक, सार, निर्यास जो होता है उसमें रहता है, क्षीर में रह सकता है। कुछ जो आपकी जो प्लांट्स है वो बेसिकली क्षीर उत्पन्न करते हैं तो उसमें आपका विष होता है, धातु की फॉर्म में हो सकता है, और जो कंद की फॉर्म में हो सकता है तो कंद विष ये हमारे पास जो है वो इसके दो आपके टोटल इसके साथ इसकी संख्या जो है पूरी आपकी जो है वो 10 हो जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें जो बात करते हैं कि इसकी जो संख्या आप लोगों ने पहले ही पढ़ ली है, ठीक है, पहले भी पढ़ी होंगी कि मूल विष संख्या में 8 होते हैं, पत्र विष संख्या में 5 होते हैं, फल विष 12 हैं, पुष्प 5 हैं, त्वक, सार, निर्यास आपके 7 हैं, क्षीर वृक्ष 3 है, धातु विष 2 है, और कंद विष आपके जो है वो 13 इसमें होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है ना, कि कोई आपसे एग्जाम्पल नहीं पूछेगा कि भाई इनको एलेबोरेट कर दीजिए, लेकिन फिर भी अगर आप एक एक दो एग्जाम्पल आपको याद रहते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। मेन बात करेंगे हम स्थावर विषों के लक्षणों के ऊपर कि स्थावर विष के जो लक्षण क्या है। अब देखिए, आप मान लीजिए कोई भी आपको विष आ गया स्थावर, तो स्थावर विष के सामान्य लक्षण आप जरूर वहां पर डाल सकते हैं, ठीक है। एक दो लाइन का श्लोक इसको आप डालिए, तो स्थावर विष का एटलीस्ट अगर आप उस पर्टिकुलर उस स्थावर विष को ना भी लिख पाओ तो भी हमारे पास जो बेसिक जो स्थावर विष के लक्षण का श्लोक है तो उससे भी हमारा जो है वो एक तरह से जो प्रेजेंटेशन आपका और अच्छे से हो सकता है, ठीक है। तो स्थावर विष के अगर हम सामान्य लक्षणों की बात करें तो स्थावरम तु ज्वरम हिक्का, दंत हर्षम गलग्रहम, फैन वम्य अरुचि, मूर्छा श्वासश्च जनियेद विषम, यानी स्थावर विष में आपका क्या क्या होता है, ज्वर, हिक्का, दंत हर्ष, गलग्रह, मुख से फैन निकलना, वमन, अरुचि, श्वास और मूर्छा, ये स्थावर विष के सामान्य जो है वो लक्षण आचार्य चरक ने बताए हैं। विशिष्ट लक्षणों की अगर हम लोग बात करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हमारे जो पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, कि बहुत बार मतलब ऐसे पूछ लेता है कि भाई कि आपका पत्र विष के जो है वो कौन सा लक्षण है, तो पर्टिकुलर आपने वहाँ पर भी ये चीज़ याद करी होगी। अधिष्ठान अनुसार अगर हम लोग जो विशिष्ट जो है लक्षणों की एक तरह से बात करें, है ना, तो मूल विष के जो आपके जो लक्षण रहेंगे वो उद्वेष्टन है, प्रलाप है, मोह। अब यहाँ पे मैं आपको निमोनिक्स नहीं दूंगा, वो इसलिए क्योंकि हर आदमी ने अपने अपने हिसाब से निमोनिक्स जो उस टाइम पढ़े होते हैं, है ना, तो उस चीज़ से कन्फ्यूजन आपको क्रिएट ना हो। तो जो आपको आपके लिए जो रेलेवेंट है, जो अभी तक आप निमोनिक्स पढ़ते आ रहे हैं, उसी जो है वो तरह के निमोनिक्स आप इसको याद करेंगे, ठीक है। मूल विष में हम लोग बात करेंगे तो उद्वेष्टन, प्रलाप और मोह को उत्पन्न करता है। पत्र विष क्या करता है, चिरिम्भा, अंग उद्वेष्टन और श्वास। अब देखिए यहाँ पर कोई बहुत एक्यूरेट नहीं है कि बड़ा आपने कि सारे याद कर लेने। इन केस अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो एक एक दो भी अगर आपके एक्यूरेट याद है तो भी आपका इससे जो है वो काम एक तरीके से चल पड़ेगा। फल विष की बात करें, फल विषों में हमारे पास क्या आता है, जो वृष्ण, शोथ, दाह और
अन्न द्वेष इसके उदाहरण है। पुष्प विष में छर्दी, आदमान और मोह। त्वक्सार निर्यास विष में मुख से दुर्गंध आना, पारुष्य, शिरोवेदना और कफस्त्राव हमें देखने को मिलता है। क्षीर वृष में इसमें आपका फेनागम, अतिसार और जीवा में भारीपन। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया, जीवा में भारीपन, है ना। ये आपका किस में मिलता है? क्षीर जो आपको एक तरह से जो विष में ये देखने को मिल सकता है। अब निमोनिक अपने अपने कि भाई क्षीर खा के क्या हो गया, फैन से युक्त अतिसार हुआ और उसके बाद जो है वो जीवा में भारीपन आ गया। ठीक है, तो ये आप अपने तरीके से आपको जो जैसे इसको सूटेबल लगता है आप याद कीजिए। आपको नहीं आपके पास निमोनिक है तो मुझे आप पर्सनली मैसेज कर दें, मैं आपको बता दूंगा। धातु विष की बात करेंगे तो हृदय प्रदेश में वेदना, मूर्छा और तालु में जो दहा, ये हमारा धातु विष जो है वो एक तरीके से काम करता है। उसी प्रकार कंद विषों के विशिष्ट लक्षण है। ठीक है कि जो हमारे पास जो 13 कंद विष बताए हैं उसके अलग अलग लक्षण हैं। कालकूट की बात करेंगे तो कालकूट क्या करता है? स्पर्श का अज्ञान, कंपन और जड़ता, ये आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। वत्सना में ग्रीवा स्तंभ बहुत इंपॉर्टेंट एक लक्षण है। ये दो जो लक्षण है सेम सेम लगते हैं, एक आपका ग्रीवा स्तंभ है और एक ग्रीवा दौर्बल्य है। तो ग्रीवा जो दौर्बल्य है वो पालक करता है और जो वत्सनाभ है आपका ये ग्रीवा जो स्तंभ करता है। और मल मूत्र का वर्ण पीत हो जाएगा और जो है वो नेत्रों का वर्ण भी जो है वो पीत वर्ण के नेत्र इसमें हो जाते हैं। सर्शप की बात करेंगे तो वायु की विपरीतता, अनाहा और गांठों की उत्पत्ति इसमें आपको लक्षण देखने को मिलते हैं। पालक में ग्रीवा की दुर्बलता और वाणी का अवरोध होता है। कर्दमक की बात करें तो मुख से पानी आना, अतिसार और आंखों में पीलापन। वराटक जो होता है वो दुख ही दुख देने वाला होता है ना, तो अंगों का दुखना और शिर में भी दुख यानी शिरोरोग, ये आपका जो एक तरह से वराटक के लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। मुस्तक की बात करेंगे तो शरीर में स्तंभ और कंपन को उत्पन्न करता है। श्रृंगी विष में अंगों में शिथिलता, दाह और उदर वृद्धि। अब ये उदर वृद्धि भी दो जगह आता है। ठीक है, श्रृंगी पुंडरीक, है ना, यानी श्रृंगी और पुंडरीक दोनों में उदर की वृद्धि मिलेगी। लेकिन श्रृंगी में क्या रहेगा? अंगों में शिथिलता के साथ आपको दाह भी देखने को मिलता है। और जो आपका प्रपुंडरीक है उसमें आंखें जो है उसकी लाल रहती है ना। आप किसी को याद कर लीजिए कि कोई पुंडरीक नाम की एक लड़की है जिसकी आंखें लाल रहती है और उदर की वृद्धि है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। मूलक की बात करेंगे तो मूलक में आपका जो व्यवरण है, हिक्का, शोफ और मूढ़त्व। हलाहल जो आपका विष होता है वो श्वास की जो गति को मंद करता है, श्वास का विरोध करता है और श्वास का देरी से आना, रंग और शरीर का रंग काला पड़ जाना। अब महाविष इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हृदय में ग्रंथि उत्पन्न करता है और असहनीय शूल करता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको जो वो याद कर सकते हैं। अगर हम कर्कटक की बात करें तो मनुष्य ऊपर की ओर उछलता कूदता है, हंसता गाता है और दांतों को जो किटकिटाता है। तो कर्कटक से आप जो किटकिटाना याद कर सकते हैं, है ना, कि कर्कटक यानी कि दांतों को जो है वो किटकिटाता है। तो ये आपका एक तरीके से इसके जो है हमने अभी सामान्य जो लक्षण हम लोगों ने इसके पढ़े। तो आई गेस आज के लिए इतना काफ़ी है ना, नहीं तो एक ही दिन के लिए बहुत हो जाएगा। इसी जो है तरह से हमारा जो पूरा आगे का जो है वो स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। याद करना इट्स अप टू यू। ठीक है, अब इसको भी किस तरीके से आप जो टेबुलर फॉर्म में याद कर सकते हैं या एक दो एग्जाम्पल की फॉर्म में याद कर सकते हैं, ये एक आपकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। ठीक है, बेसिक श्लोक सब ने जो सारे आपको इंक्लूड करेंगे ताकि अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को अच्छे से श्लोक याद करना चाहिए हर सब्जेक्ट के, आइडियली जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आइडियली आपको हर एक सब्जेक्ट के कम से कम जो है वो 20-20 श्लोक जो है वो एक तरह से बेसिक श्लोकों को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सो दैट हमारा प्रेजेंटेशन जो है अच्छा हो। तो आज के लिए इतना ही। कल भी हमारी जो क्लास इसी टाइम पर रहेगी 6 बजे। थैंक यू सो मच।